Hello students, this is Om Prakash and again welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you complex number. देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी 10th क्लास तक पढ़ा है, मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो दरअसल 11th-12th क्लास के लिए होता है। अभी तक हम लोगों ने क्लास 10 तक जो भी पढ़ा है, जितने भी नंबर के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है वो सब रियल नंबर थे अर्थात वास्तविक संख्या थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। जरा समझते हैं कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं एक छोटा सा इक्वेशन लेता हूँ x² + 1 = 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे x² = -1। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उससे हमको इंफॉर्मेशन है कि किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। देयर इज no real solution for this equation इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, बट इसका एक सॉल्यूशन होगा जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी सॉल्यूशन। तो समझते हैं इमेजिनरी सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें एक साइंटिस्ट हैं, हमारे मैथमेटिशियन हैं यूलर। उन्होंने एक इमेजिनरी नंबर माना i और इसको उन्होंने बोला आयोटा। पूरा नाम इसका आयोटा है और इसको उन्होंने माना √-1 को उन्होंने माना आयोटा i। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो i है ना, इसको कहा गया इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर। अब देखिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इसके हेल्प से। x² बराबर क्या आया -1। तो हम लोग रूल के हिसाब से क्या लिखेंगे, x बराबर ±√-1। तो x बराबर क्या आ गया +- और √-1 को हमारे यूलर साहब ने क्या माना था, i माना था, i का। तो आप देख सकते हैं कि x का दो सॉल्यूशन आ गया, एक +i और एक -i। और ये जो सॉल्यूशन आया है ये रियल सॉल्यूशन नहीं है इसके, ये इसके इमेजिनरी सॉल्यूशन है। इमेजिनरी सॉल्यूशन। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि अब हम नंबर सिस्टम को केवल रियल नंबर तक ही सीमित नहीं करेंगे, हम उसको रियल नंबर से बियॉन्ड उसको एक्सपेंड करेंगे। तो अब से हमारा जो नंबर होंगे, ये नंबर का दो पार्ट, एक रियल नंबर जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, होल, नेचुरल, ये सारे आ गए इसमें। और दूसरा पार्ट हो गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं हम। तो यूलर साहब ने क्या किया, √-1 को माना i। अब जरा देखते हैं कि हमारे को अगर दे रखा होता है कि √4, हम लोग बिल्कुल लिखते हैं 4, लेकिन अंडर अगर -4 दे दे हमको, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो रूल कहता है कि √-4 को हम √-1 इंटू √4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब √-1 को यूलर के हिसाब से i लिखेंगे और √4 हो गया 2। तो आंसर क्या आ गया 2। इसी प्रकार से √-3 रहेगा, इसको क्या लिखेंगे √-1 इंटू √3, √i को अगेन i √3, तो आंसर हो गया √3। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं एक इक्वेशन लेता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करना है। याद होगा आपने 10वीं में पढ़ा है कि ये जब d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, जब d पॉजिटिव होता है, d मतलब b² - 4ac, जब d पॉजिटिव होता है तो उसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स वो कैसे होते हैं, रियल एंड डिफरेंट।
जब t इक्वल टू 0 होता है तो उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड इक्वल। जब t लेस देन 0 होता है तो उसके रूट्स इमेजिनरी, ये वही इमेजिनरी वहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं। वहां पे टीचर से पूछा होगा कि इमेजिनरी क्या है, तो वहां उन्होंने नहीं बताया होगा, उन्होंने बताया होगा कि ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो वही चीज यहाँ पे आ रहा है कि जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो उसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी एंड डिफरेंट। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं और ऐसा इक्वेशन लेंगे जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। तो चलिए क्वेश्चन है सॉल्व x² + x + 1 = 0। यहाँ तो इसका d निकालिए, d बराबर क्या आएगा, b² - 4ac 1 - 4, समझ सकते होंगे आप। तो d इसका आया -3 जो कि नेगेटिव है। अब इसके लिए हमको सॉल्यूशन निकालना है, तो जो सिल्वराचार्य का नियम है x बराबर क्या लिखेंगे, -b + -√d/2a। फॉर्मूला पे आप पुट करो इसको, √d क्या है, -3/2। ये आया -1 + √-3 को हम लोग ने अभी आपको सिखाया है, यहाँ आप देख सकते हैं। √-3 को क्या लिख सकते हैं, √3i। √3i लिख दो इसको, /2। तो x का दो सॉल्यूशन आया, -1 + √3i/2 और -1 - √3i/2। बताइए ये दोनों रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है? बिल्कुल ये इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसमें आयोटा आ चुका है। जिसमें भी आयोटा आ जाएगा, अभी मैं डिफाइन करूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर कहते किसको। कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर वो होता है जो a + ib के फॉर्म में हो, ठीक है। A number in the form of a + ib is called complex number और imaginary number, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन है कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + ib is called complex number और imaginary number। Okay, where a and b is real number, a + ib के फॉर्म में अगर होगा तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे a और b रियल नंबर होने चाहिए। रियल, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर को ना z से दिखाते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z से उसको दिखाते हैं। तो z बराबर हो गया a + ib। ये जो a होता है ना, ये कहलाता है रियल पार्ट, और b होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। a क्या है, रियल पार्ट, और b है इमेजिनरी पार्ट। नोटेशन में रियल पार्ट ऑफ z को हम लिखेंगे ऐसे, REZ हो गया a के बराबर, और इमेजिनरी पार्ट को नोटेशन में लिखेंगे INZ, ठीक है। INZ मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और ये हो जाएगा b। एग्जांपल के लिए z बराबर अगर दे रखा आपने को -1 + 3i, तो आप बताओ इसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या है, -1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है 3। नेक्स्ट एग्जांपल -1 1 + i -1 -3 लिखते हैं। अब बताइए इसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या है, -1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो भी i का जो कोफिशिएंट होगा, i का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं -1। इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही -1। आगे बढ़ते हैं।
देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इक्वल कब कहेंगे? एक टॉपिक आता है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, Z1 है A1 प्लस IB1 और Z2 है A2 प्लस IB2। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब कहे जाएंगे जब इनका रियल पार्ट आपस में बराबर होगा और इनका इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 is said to be equal if and only if IFF का स्टूडेंट्स IFF का मतलब होता है if and only if, शॉर्ट में उसको ऐसे लिख लेते हैं। said to be equal if and only if रियल पार्ट, दोनों का रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ Z2, साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट भी दोनों का बराबर होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो यहाँ बता सकते हैं रियल पार्ट Z1 का क्या है A1 और इसका है A2, Z1 का इमेजिनरी पार्ट है B1, Z2 का इमेजिनरी पार्ट B2। तो ये सब तो थी छोटी छोटी बातें जिसको जानना जरूरी है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ उस टॉपिक पे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिए हैं, दोनों बोल रखा है कि दोनों इक्वल हैं। ये रहा क्वेश्चन, 4x प्लस I इंटू 3x माइनस 2i बराबर 3 प्लस I इंटू माइनस 6। देख सकते हैं आप कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों बोल रखा है बराबर है, तो हमको x y का वैल्यू निकालना है। फाइंड x एंड y। तो आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करेंगे तो 4x बराबर आ गया 3x बराबर 3/4 और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करेंगे तो i का कोएफिशिएंट क्या है इधर 3x माइनस 1 और इधर है माइनस 6। x का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो, x हो गया 3/4 माइनस y बराबर माइनस 6। यहाँ आप सॉल्व कर लोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 33/4। सॉल्व कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ i। देखते हैं पावर ऑफ i से तो आप लोग अवगत हो चुके होंगे अभी तक। i है आयोटा, जिसका वैल्यू होता है √-1। तो जरा हम देखते हैं कि i है √-1, तो हमको निकालना है i²। होगा क्या, रूट हट जाएगा तो i² का वैल्यू आ गया -1। लेकिन कभी कभी ना कुछ स्टूडेंट्स दूसरे तरीके से i² का वैल्यू निकालते हैं और वो निकाल के साबित कर देते हैं कि i² का वैल्यू होगा -1। भी मेरे साथ भी क्लास में हुआ था, एक स्टूडेंट ने i² का वैल्यू +1 साबित कर दिया, बट i² का एक्चुअल वैल्यू -1 होता है। उसने गलती कहाँ की थी वो जरा देखते हैं। एक रूल होता है 9th में कि √x इंटू √y बराबर √x इंटू y। ये तभी लागू है जब x एंड y both should not be negative, should not be negative। ये रूल ना तभी लागू है जब दोनों नेगेटिव नहीं हो। जब दोनों नेगेटिव नहीं हो, अगर दोनों नेगेटिव होगा तो ऐसे हम काम नहीं कर सकते। तो कुछ स्टूडेंट कैसे करते हैं, सेकेंड मेथड। कुछ स्टूडेंट्स i² का वैल्यू 1 कैसे साबित करते हो आप देखिए। i बराबर वो लिखते हैं √-1। i² पता करना है तो क्या करते हैं, i को i से गुना करेंगे और i का वैल्यू होता है √-1। फिर वो कहते हैं कि इस रूल पे लगा दो, तो क्या लिखेंगे इसको -1 इंटू -1 और वो साबित कर देते हैं वो। लेकिन यहाँ वो गलती कर देते हैं, ये उनका रॉन्ग। जब वो यहाँ से यहाँ आते हैं तो वो गलती कर देते हैं, रॉन्ग स्टेप।
गलती क्या करते हैं कि दोनों नेगेटिव है यहाँ पे, ये भी और ये भी। जब दोनों नेगेटिव हो, x और y जब दोनों नेगेटिव हो, तो ये रूल हम नहीं लगा सकते। क्लियर है? तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या, ये आप जो मैंने लिखा है ये गलत साबित करने के लिए लिखा है कि आई स्क्वायर का वैल्यू 1 नहीं होगा। कभी भी आई स्क्वायर का वैल्यू क्या लेके चलना है, -1। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप आई का वैल्यू जानते हैं √-1, आई स्क्वायर निकालना है तो बस क्या हो गया, पावर हट गया, आ गया -1। अब आई का पावर 3 निकालना है तो बताइए घातांक के नियम से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई का पावर 1। आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से डाल दो, -1 इंटू आई, ये आ गया -i। अब जब आई का पावर 4 निकालना है तो आई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, -1 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 1। तो हमने देखा कि आई का पावर आता है 4, 1 आता है। अब आप बताओ आई का पावर 8 निकालना है हमको, तो हम क्या लिखेंगे, आई के पावर 4 का पावर 2। अब आई का पावर 4 होता है, यहाँ से देखिए आई का पावर 4 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या देगा, 1। इसी प्रकार से आई का पावर 12 निकालना है तो आई का पावर 4 का होल पावर 3, ये भी क्या देगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो भी 4 का मल्टीपल है आई के पावर में, उसका वैल्यू 1 हो रहा है। 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो आई का पावर अगर 4 का कोई भी मल्टीपल रहेगा उसका वैल्यू होगा 1। आई का पावर 4n = 1। अब समझते हैं कि अगर आई का पावर 4 के मल्टीपल से, 4 के गुणज से 1 ज्यादा रहे तब क्या होगा, 4 के गुणज से 2 ज्यादा रहे तब क्या होगा, 4 के गुणज से 3 ज्यादा रहे तो क्या होगा, और 4 के गुणज से 4 ज्यादा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। 4 के गुणज से 4 ज्यादा, वो तो 4 का ही गुणज होगा। तो समझते हैं हम लोग, आई का पावर अगर 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा रहेगा तो घातांक के नियम लगा के हम लोग इसको लिख सकते हैं, आई का पावर 4n इंटू आई का पावर 1। और आई का पावर अगर 4 का मल्टीपल क्या होता है वैल्यू, 1 इंटू आई, आंसर आ जाएगा आई। अब निकाल देखते हैं कि आई का पावर 4n+2 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा। इसको घातांक का नियम लगाएंगे तो लिखेंगे आई का पावर 4n इंटू आई का पावर 2। आई का पावर 4n क्या देगा, 1, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आंसर आ गया -1। आई के पावर 4n से अगर 3 ज्यादा रहेगा तब क्या होगा, 4n इंटू आई का पावर 3 लिखेंगे। आई का पावर 4n 1 देता है और आई क्यूब क्या देता है, -i देता है, आंसर आ गया -। तो हम लोग ना एक थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, बस आप सवाल देखेंगे और देखते ही बन जाएगा, अगर जो मैं बता रहा हूँ अगर वो आप समझ लेते हैं। आई का पावर अगर 4n रहेगा तो आंसर आएगा 1, मतलब 4 का गुणज अगर देखने को मिलेगा तो 1 ही, और अगर 4 के गुणज से 1 ज्यादा हुआ तो आंसर आई डाल देना है। 4 के गुणज से अगर 2 ज्यादा हुआ आई का पावर तो आंसर डाल देना है -2। 4 के पावर से अगर 3 ज्यादा हुआ तो आंसर आ जाएगा -1। इसको आप रख लीजिए, ठीक है, फिर कोई सा भी सवाल नहीं छूटेगा इस कॉन्सेप्ट में। तो हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई का पावर 9 प्लस आई का पावर 19, इसका वैल्यू निकालना है। फाइंड वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो आप, ये आई का पावर 9 है ना, तो 4 का कितना गुणज है, ये 4 दुनिया है ना, 4 दूनी 8 है, और फिर शेष बच गया 1, ऐसे लिख देते हैं। आई का पावर ये 4 का पावर 2, 4 दूनी 8 और 1 शेष बच गया इंटू आई लिख लो, प्लस आई का पावर 19, आई का पावर 4 लिखो, 4 चौका 16, बच गया आई का पावर 3। आई का पावर 4 क्या होता है, 1 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई का पावर 4 होता है 1 का पावर 4 1, आई क्यूब क्या होता है -1, तो यहाँ आ जाएगा -i, क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। क्लियर है? आगे देखते हैं तो एक सवाल है, आई का पावर -39,
इसका वैल्यू निकालना है। देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग, 1/i⁻39 टाइप में पढ़े होंगे। 1/i⁻39 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 के गुणज का, 4 का मल्टीपल, 9 टाइम्स 4 9 36 और 3 बच जाएगा, i⁻3। अब बताओ i⁻4 क्या देता है, 1 है ना, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे i⁻3 i⁻3 क्या देता है, माइनस है, तो ये आ गया 1/-1/i। अब नीचे में ना कभी इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर, जैसे 9 में पढ़े होंगे आपकी, नीचे में अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। वैसे ही अगर नीचे में इमेजिनरी नंबर होगा तो उसको रियलाइजेशन कर देंगे, वास्तविकरण कर देंगे। इसके लिए ऊपर भी i से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे भी i से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई तो आया -i, नीचे i²। अब बताओ i² का वैल्यू क्या होता है, -1, कैंसिल करके आंसर i आ गया। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। समझते हैं इसको, कैसे इसको करेंगे। यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है, तो आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो 9th में पढ़े होंगे कि 9th में 8th 9th में क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं, ये निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं x, ओके। अब देखो दोनों साइड ना होल क्यूब कर दो, दोनों साइड होल क्यूब करो, इधर भी होल क्यूब कर दें। इसको क्या हम 1/1/3 लिख सकते हैं, 1 मिनट, x बराबर क्यूब रूट ऑफ, इसको ये क्यूब रूट है, इसको हम 1/1/3 लिख सकते हैं। अब दोनों साइड ना होल क्यूब कर दो, तो 1/1/3 था, उसका हम कर दे रहे हैं होल क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, x³ बराबर आ गया 1। x³ मतलब x का वैल्यू हमको निकालना है, x³ - 1 बराबर 0। अब ये देखो कौन से फार्मूला पे सेट कर रहा है, a³ - b³ के फार्मूले पे सेट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, a - b * a² + ab + b²। अब इससे आगे इसको वापस से x - 1 = 0 करेंगे, और या x² + x + 1 = 0। यहाँ से तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, ये तो हम लोगों को पहले से पता था। इसके अलावा ना 2 नए वैल्यूज आएंगे, देखते हैं वो क्या है। इसको हमने पीछे सॉल्व भी किया था। इसका वैल्यू आता है x बराबर -1 ± √-3, रूट के भीतर -3 आएगा, डिवाइड बाई 2, -1 ± इसको आप क्या लिखोगे, √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो x का 2 वैल्यू आ गया, एक -1 + √3i/2 और -1 - √3i/2। अब शॉर्ट, क्योंकि बार बार हम लोग इतना बड़ा नंबर नहीं लिखेंगे, तो लोगों ने क्या किया, इसको शॉर्ट में कह दिया, इसको मान लिया ओमेगा। जब इसको मान लिया ओमेगा, तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर नहीं, इसका मतलब ये अगर ओमेगा है तो ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ करके कि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, -1 + √3i/2 का हम होल स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा a + b के होल स्क्वायर पे, क्या लिखोगे आप, -1 का स्क्वायर + √3i का होल स्क्वायर + 2ab, 2 ये है -1, b है √3i, और नीचे 2 का स्क्वायर क्या आया, 4। -1 का स्क्वायर 1 देगा, √3i का स्क्वायर क्या देगा, √3 का स्क्वायर 3 और i स्क्वायर। यहाँ बताइए, यहाँ क्या आ गया, -2 √3i डिवाइड बाई 4। i स्क्वायर क्या देता है, -1 देता है, तो ये हो जाएगा 1 - 3 - 2 √3i डिवाइड बाई 4। जगह खाली करना पड़ेगा हमको, एक काम करते हैं, इधर बैठाते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, ये आया यहाँ से -2 √3i/4, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, -1 - √3i/2 आ गया।
है ना। इसका हमने स्क्वायर किया और इसको हम मान क्या रहे थे, ओमेगा। तो इसका जब हमने स्क्वायर किया तो ये आया, अर्थात ये अगर ओमेगा है तो इसका स्क्वायर सेकंड वाला आता है, तो ये क्या है, ओमेगा का स्क्वायर। तो हमने देखा कि हमारे पास इस इक्वेशन के x³ - 1 = 0 के अर्थात क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 आए। एक आया 1, दूसरे वाले को हमने कहा ओमेगा, तीसरा है ओमेगा स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि ये जो आया x = 1 ये एक रियल नंबर है, जबकि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक इमेजिनरी नंबर है। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज एन इमेजिनरी नंबर। और एक तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या आ गए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है वो ध्यान रखना है, -1 + √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर बस प्लस की जगह पे माइनस लगा, -1 - √3i/2। अब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट होता है, उसको देखते हैं। बहुत फेमस रिजल्ट है, आपको हर जगह यूज होगा। तो जरा रिकैप कीजिए आप। x का वैल्यू देखिए क्या क्या है, 1 ओमेगा। ओमेगा को क्या लिखे थे हम, एक्चुअल में क्या आया था 1 + √3i/2 और एक आया था -1 - √3i/2। ये 1 है, इसको हम लिखे थे ओमेगा और ये है ओमेगा स्क्वायर। एक काम कीजिए आप, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, तीनों को आप जोड़िए। देखिए जोड़िए, ओमेगा की जगह पे क्या लिखोगे आप, -1 + √3i/2। ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, -1 - √3i/2। सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, 2, सबको जोड़ोगे ना, एकदम आसान जोड़ है। सबको जोड़ोगे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो एक रूल हो गया कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम हुआ वो होता है 0। तो यहाँ से पॉइंट बना के लिखेंगे, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। यूनिटी मतलब 1 मतलब। एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट होता है, उसको भी हम लोग समझते हैं और फिर क्लास को फिनिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक रिजल्ट होता है ओमेगा। अच्छा देखिए यहाँ से कि अगर हमको ओमेगा निकालना रहता है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 और ओमेगा स्क्वायर उधर भेज सकते हैं, -1 - ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा स्क्वायर चाहिए होगा तो क्या कर सकते हैं, -1 - ओमेगा स्क्वायर। ये तो आप समझ सकते हैं, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर लिखना होगा, 1 को उधर भेज सकते हैं। ये सब तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद एक इसका वैल्यू निकालना होता है, ओमेगा क्यू का वैल्यू पूछता रहता है। तो ये बताइए, ओमेगा क्यू को क्या हम ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे अब वैल्यू पुट करें। ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -1 - ओमेगा, -1 - ओमेगा इंटू ओमेगा। मल्टीप्लाई करो तो -ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। अब बताइए इसमें से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। अब आप यहाँ से बताइए कि ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1 ना, -1। तो यहाँ पुट कर दो, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1, तो क्या आ गया, 1 आ गया। अर्थात हमारा रिजल्ट आया कि ओमेगा का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है, 1 + ओमेगा स्क्वायर है 0 और ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।